हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडब्ल्यू पैथ लैब। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो पास स्टेन है, जो हिस्टोपैथोलॉजी का स्टेन है, आप सभी को पता होगा। इसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। टॉपिक हमारा क्या है? पास स्टेन। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो समझ के स्टार्ट करेंगे। तो पास स्टेन इतना हमें पता है हिस्टोपैथोलॉजी में किया जाता है। पास स्टेन का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, PAS पास स्टेन। पी का मतलब होता है पेरियोडिक, ए का मतलब होता है एसिड, ACID, और शिफ्ट, एस का मतलब होता है शिफ्ट, SHIFFS। पास स्टेन का फुल फॉर्म पेरियोडिक, PERIODIC, पेरियोडिक। ठीक है, पेरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन। आपको इतना पता है कि ये हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होता है। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, मैं वीडियो के अंत तक पास स्टेन का A to Z आपको बता दूंगा, A to Z बता दूंगा। तो चलो कैसे बताऊंगा ये भी देखो। चलो इसे इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पास स्टेन के इंट्रोडक्शन। पास स्टेन हमारा होता क्या है? आप कह देंगे सर हमने इतना पढ़ा था, हिस्टोपैथोलॉजी का स्टेन है और कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। आप क्या बोल देंगे? सर पास स्टेन कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। तो आप इसे क्या कह दोगे? पास स्टेन इज ए कार्बोहाइड्रेट स्टेन। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये बन गया। यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी लिख दीजिएगा, सेंटेंस बढ़ाना होगा। दूसरी चीज आप क्या लिखोगे? पास स्टेन क्या होता है ना, सस्ता होता है। सस्ते को क्या बोलते हो? इनएक्सपेंसिव। ठीक, और पास स्टेन आपको पता है नॉर्मली तो स्टेन है नहीं, स्पेशल स्टेन है, तो आपको वो भी वर्ड जोड़ देना है। आप क्या बोलोगे? पास स्टेन, पास स्टेन इज इनएक्सपेंसिव, इज inexpensive and special stain, and special stain। ठीक, आगे लिखोगे फर्स्ट यूज्ड बाय। दोस्तों मैंने दूसरा क्या बताया? पास स्टेन एक इनएक्सपेंसिव और स्पेशल स्टेन है, सस्ता है और स्पेशल है। फर्स्ट यूज किया था इसे मैकमैनस ने 1946 में फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ म्यूसिन। म्यूसिन को देखने के लिए मैकमैनस ने 1946 में सबसे पहले पास स्टेन का इस्तेमाल किया था। मैकमैनस देखो कौन थे? ये कैनेडियन पैथोलॉजिस्ट थे। कौन थे? कैनेडियन पैथोलॉजिस्ट, पैथो LOGIST। तो चलो इंट्रोडक्शन आई होप आपका क्लियर होगा। दो ही सेंटेंस लिखने हैं यार। कार्बोहाइड्रेट स्टेन है पास, और पास स्टेन इनएक्सपेंसिव, सस्ता होता है, स्पेशल स्टेन होता है। सबसे पहले मैकमैनस ने 1946 में पास स्टेन का यूज किया था फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ म्यूसिन। अच्छा यार, म्यूसिन क्यों लिख दिया मैंने? आपने यहाँ पढ़ा ना कार्बोहाइड्रेट स्टेन है, यानी कार्बोहाइड्रेट को ही सिर्फ स्टेन करेगा। तो म्यूसिन क्या होता है आपने पढ़ा होगा, म्यूसिन के बारे में आपने पढ़ा होगा। म्यूकस आप लोग जान रहे हैं ना, फेल्गम यानी स्प्यूटम। ठीक है, इसे म्यूकस भी कहा जाता है। फेल्गम स्प्यूटम को म्यूकस भी कहा जाता है। म्यूकस के अंदर ना सबसे ज्यादा मात्रा में म्यूसिन पाई जाती है। म्यूकस के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में म्यूसिन पाई जाती है, और म्यूसिन के अंदर ना 80% जो म्यूसिन का भाग होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए म्यूसिन जो है पास स्टेन अगर हम करते हैं तो डिटेक्शन उसका हमें मिल जाता है। चलो इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया।
चलो आगे बढ़े। दूसरी चीज हम क्या जानेंगे? दूसरी चीज हमें जाननी है, पास स्टेन हम करते क्यों हैं, क्या उद्देश्य करने का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पास स्टेन, व्हाट इज द एम ऑफ पास स्टेन, क्यों कर रहे हैं? तो आप बताओगे, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड कैप्सूल्स ऑफ फंगस। अगर कोई आपसे पूछता है पास स्टेन क्यों कर रहे हो, तो आप कहोगे फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड कैप्सूल्स ऑफ फंगस। फंगस में कौन से होंगे? तो एग्जांपल आप एक याद कर लीजिए, कैंडिडा एल्बिकेंस। आगे और भी एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। तो फंगस का एग्जांपल। अच्छा, ग्लाइकोजन यार, ग्लाइकोजन का क्यों डिटेक्शन कर रहे हैं? ग्लाइकोजन तो हमें पता है सर, हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन को ले जाता है और ग्लूकोज को ले जाता है लीवर में और ग्लाइकोजन के नाम से जो है स्टोर कर देता है। फिर हमें जब कभी ज़रूरत पड़ती है, स्टारवेशन वगैरह हमें होता है, तो ग्लूकागन हार्मोन जाता है और वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में बदल देता है। फिर हम ग्लाइकोजन को क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, कई बार क्या होता है ना, जो ग्लूकोज है ना वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, या ग्लाइकोजन जो हमारा है ना वो स्टोरेज डिजीज फैलाने लगता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज स्टोरेज डिजीज। ये ग्लूकोज स्टोरेज 1 होता है, 2 होता है, इसी तरह से होता है। दूसरी चीज एंडरसन डिजीज एक होता है, एंडरसन, वो ग्लाइकोजन के द्वारा होता है, ठीक है। और क्या होता है? ग्लाइकोजेनोसिस हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ देखने के लिए हम लोग पास स्टेन का यूज करते हैं। कोई पूछता है कि पास स्टेन आप क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का करते हैं, और जो है कैप्सूल ऑफ फंगस करते हैं, एग्जाम्पल में कैंडिडा एल्बिकन्स। चलो पर्पस हो गया, उद्देश्य हमें पता हो गया। थर्ड है हमारा, थर्ड जो है हमारा वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी पास स्टेन अगर आप कर रहे हैं तो पास स्टेन किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, लेकिन डोंट वरी, इतना इजी आपको बताएंगे कि आप कब लिख दोगे प्रिंसिपल आपको पता ही नहीं चलेगा। ये कार्बोहाइड्रेट है, देखिए मैंने लिखा है प्रिंसिपल है पास स्टेन का, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, किसी भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड ग्रुप बाय पेरियोडिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेरियोडिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप में बदल जाता है। These aldehyde group react with Schiff reagent। ये एल्डिहाइड जो बना है वो रिएक्शन करता है Schiff reagent के साथ टू फॉर्म मैग्नेटा कलर्ड कंपाउंड, ताकि वो मैग्नेटा कलर्ड कंपाउंड बना ले। कितना सिंपल है इसका प्रिंसिपल। क्या लिखा है देखियो, ऐसे ही तो लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट है, आपने कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखा होगा, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूर होता है, ठीक। तो पेरियोडिक एसिड जो है ना, ये पेरियोडिक एसिड, ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीकृत करता है इसको। कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को पेरियोडिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ना CHO, ठीक है, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप में बदल देता है। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया ना कार्बोहाइड्रेट का, ये जो है रिएक्शन करता है किसके साथ, सिर्फ रिएजेंट के साथ, ठीक है, सिर्फ रिएजेंट। अब ये जब इससे रिएक्शन करता है ना, तो बनाता है मैग्नेटा कलर्ड कंपाउंड। क्या बनाता है, मैग्नेटा कलर्ड कंपाउंड। बस इतना छोटा सा इसका एक प्रिंसिपल है। कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीकृत हो जाएगा पेरियोडिक एसिड के द्वारा और बदल जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। एल्डिहाइड ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट का रहेगा वो सिर्फ रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, बना देगा मैग्नेटा कलर्ड कंपाउंड। तो ये आपको लिखना इतना तो पड़ेगा, समझ में आई होप आपको आ गया होगा। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा लेकिन एग्जाम में। चलिए इसे इरेज कर देते हैं हम। अच्छा, पास स्टेन कर रहे हो तो क्या स्पेसिमेन होगा आपके लिए? तो पास स्टेन के लिए स्पेसिमेन आपको पता है, हिस्टोपैथोलॉजी में काम कर रहे हो, आपको बायोप्सी मिलेगी या फिर ब्लड स्मीयर मिलेगा। चलो अगर बायोप्सी मिलती है, फिक्सेटिव डाल दो रेडी। क्या फिक्सेटिव यूज करोगे पास के लिए? तो फॉर बायोप्सी के लिए 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन का यूज करोगे। दूसरी चीज, अगर ब्लड स्मीयर है, ब्लड स्मीयर किस में आता है, साइटोलॉजी में आता है, तो आप उसे मेथनॉल में फिक्सेटिव उसका करोगे, और कम से कम आप 10 से 15 मिनट तो करोगे ही करोगे मिनिमम, ठीक है। 10 से 15 मिनट ब्लड स्मीयर के लिए मेथनॉल में आपको करना पड़ेगा। तो ये था फिक्सेटिव जो आप यूज करोगे। अब रिएजेंट यानी पास स्टेन जो हमारा है, इसमें क्या सॉल्यूशन होता है, कौन कौन चीज मिली होती है, ये आपसे जरूर पूछता है कि पास स्टेन में रिएजेंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से रिएजेंट लगते हैं। तो चलो उसको आप लोग लिख लो, इसे इरेज कर देते हैं। पास स्टेन में सॉल्यूशन क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या रिएजेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। चलो दोस्तों, तो अब हम जानेंगे क्या आपको रिएजेंट रिक्वायर्ड होगा फॉर पास स्टेन। तो पास स्टेन के लिए आपको 0.5% पेरियोडिक एसिड, दूसरा सिर्फ रिएजेंट, तीसरा हैरिस मेटॉक्सिलिन, एथेनॉल, ज़ाइलिन और डीपीएक्स की आवश्यकता होगी। स्लाइड आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको कितनी चीजें चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0.5% पेरियोडिक एसिड होना चाहिए, सिर्फ रिएजेंट होना चाहिए, हैरिस मेटॉक्सिलिन होनी चाहिए, एथेनॉल होना चाहिए, ज़ाइलिन होना चाहिए और डीपीएक्स होना चाहिए। आप पूरा पास स्टेन कर सकते हैं उसके बाद। अच्छा, इसमें जो है आपसे ना एग्जाम में जो पूछता है कि पेरियोडिक एसिड और सिर्फ रिएजेंट पास स्टेन के लिए कैसे बनाते हो, ये जरूर पूछता है। तो इसको चलो कवर कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आई होप आपने लिखा होगा। देखो, पेरियोडिक एसिड का सबसे पहले हम जानते हैं क्या बनाना है, 0.5% पेरियोडिक एसिड। तो इसका बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले डिस्टिल वाटर होना चाहिए आपके पास, 100 ml ले लेना है। बीकर में ले लीजिए, कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए, एनलमाइल फ्लास्क आता है उसमें ले लीजिए। और आपको पेरियोडिक एसिड जो लेनी है, .5 ग्राम लेनी है। ये पाउडर फॉर्म में होता है। 0.5 ग्राम आप पेरियोडिक एसिड, 100 ml डिस्टिल वाटर, इसको मिक्स कर देना है।
और आपका मिक्स करना है और आपका जो है 0.5% पेरियोडिक एसिड बन जाता है। ये बहुत ही इजी है इसका जो है प्रिपरेशन। और हाँ, ये जो बना है 0.5% पेरियोडिक एसिड, इसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी, आपसे अगर पूछ लेता है स्टेबल कब तक होगा, तो फॉर 1 ईयर होगा। ठीक है, फॉर 1 ईयर होगा इसकी स्टेबिलिटी। फॉर 1 ईयर होगा, ये हमने लिख लिया। दूसरी चीज जो हमें लिखनी है वो सिर्फ रिएजेंट के बारे में लिखी है। और सिर्फ रिएजेंट थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हम उसे भी बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। क्या बनाना है बोलोगे? सिर्फ रिएजेंट बनाना है। पास स्टेन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ रिएजेंट प्रिपरेशन होता है। सिर्फ रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे करोगे? देखो, इसको रिएजेंट को बनाने के लिए ना मेथड्स हैं। अगर मेथड्स की हम बात करें तो 4-5 मेथड्स होते हैं। पहला जैसे कि लिलीज, एक होता है लिलीज मेथड, उस मेथड के द्वारा सिर्फ रिएजेंट बनाया जाता है। दूसरा होता है दे थोमासी, इसे कॉलीमन मेथड भी कहा जाता है। कॉलीमन मेथड भी कहा जाता है। इसी प्रकार एक और मेथड होता है थोमासी का, या टोमासी कर लेना, TO है, DETOMASI, दी तोमासी, जिसे कॉलीमन मेथड भी कहा जाता है। COLEMAN, कॉलीमन मेथड भी कहा जाता है। तीसरा जो इसका मेथड है करने का वो है इटिकावा ओगुरा मेथड। नाम काफी अजीब है, मगर ये मेथड्स हैं जो सिर्फ रिएजेंट बन। तो 3 मेथड मैंने आपको बताया सिर्फ रिएजेंट प्रिपरेशन करने के लिए। एक लिलीज प्रोसीजर होता है या लिलीज मेथड होता है। दूसरा दे तोमासी मेथड होता है, जिसे कॉलीमन मेथड भी कहा जाता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि इटिकावा ओगुरा मेथड होता है, ITIKAWA, इटिकावा OGURA, ओगुरा मेथड। लेकिन देखो, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दे तोमासी मेथड, क्योंकि ज्यादातर लेबोरेटरीज और आपके सिलेबस में दे तोमासी मेथड के द्वारा ही सिर्फ रिएजेंट का प्रिपरेशन किया जाता है। तो हम इसी पे बात करेंगे, दे तोमासी मेथड। ठीक, देखो, दे तोमासी मेथड करने के लिए आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। सिर्फ रिएजेंट प्रिपरेशन करना है तो उन्हें हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों, दे तोमासी मेथड में करने के लिए हमें अगर सिर्फ रिएजेंट प्रिपरेशन करना है तो हमारे पास ये कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए, और इन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे आप कोई भी सामान अगर बनाते हो घर का ही, तो आप उसमें जो मसाले डालते हो ना, वो आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए। और इसीलिए सिर्फ रिएजेंट जब बना रहे हो ना, तो ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। बेसिक फस्किन लेना है आपको 1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 200 ml, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड POTA, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, स्पेलिंग आप लिख लेंगे आई होप। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 1 ग्राम लेना है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लेनी है 1, इसकी नॉर्मेलिटी है 20 ml लेनी है। एक्टिवेटेड चारकोल लेना है 2 ग्राम। ठीक, ये आपको याद करनी पड़ेगी इसकी क्वांटिटी। उसके बाद हम इसके बनाने की विधि पे बात करेंगे कि सिर्फ रिएजेंट कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप नोट डाउन कर लीजिए। रिएजेंट का प्रिपरेशन करना है, मैंने आपको बताया इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होते हैं। अब उसे कैसे फॉलो करोगे और सिर्फ रिएजेंट बनाओगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? जैसे अब मैंने तो लेबोरेटरी में देखा है सिर्फ रिएजेंट कैसे बनता है, हमारे सीनियर बनाते थे, हम लोग भी बनाते थे, तो वहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली अच्छा खासा नॉलेज हो गया उसका। थ्योरी अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है। आपको पता है थ्योरी में आपको लिखना होता है, प्रैक्टिकल में आपको करना होता है। तो देखो, जब सिर्फ रिएजेंट आप बनाओगे ना, सबसे पहले आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी में वहाँ हीट प्लेट होती है। हीट प्लेट से हम जब कोई स्टेन वगैरह बनाते हैं, उसमें रिएजेंट को हम गर्म करने का काम करते हैं, बॉयल करने का काम करते हैं। तो आपको पास स्टेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एर्लेनमायर फ्लास्क ले लेना है। उस फ्लास्क में 200 ml डिस्टिल वाटर डाल देना है।
उसके बाद उस फ्लास्क को हीट प्लेट पर रख के बॉयल करना होता है। वही मैंने लिखा है हीट डिस्टिल वाटर टू बॉइलिंग इन एलेनमायर फ्लास्क। डिस्टिल वाटर 200 ml जो था एलेनमायर फ्लास्क में रख के उसे बॉयल कर लो, और जब वो बॉयल हो जाए तो टेक फ्रॉम हीट से निकाल लो, यानी कि हीट प्लेट से उठाते थे हम लोग, अलग रखते थे, देन इमीडिएटली ऐड करते थे बेसिक फर्स्ट इन, और ये बहुत ही भी केयरफुली करते थे क्योंकि फोम वगैरह प्रेसिपिटेट होता था। अब जैसे आपने बॉइलिंग वाटर पे आपने उसे जो है एलेनमायर फ्लास्क को उठाया, इमीडिएटली आपने बेसिक फर्स्ट इन 1 ग्राम आपने उसमें डाल दिया। बेसिक फर्स्ट इन डालने के बाद शेक वेल अंटिल डाई डिजॉल्व, यानी अच्छी तरीके से आपको 2 से 5 मिनट तक आपको एलेनमायर फ्लास्क को जो है शेक करना होता था, ताकि डाई पूरी तरह से बॉइलिंग वाटर में जो है बॉइलिंग डिस्टिल वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद क्या करोगे आप, कूल करो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देन ऐड करना था HCl, यानी अब आपका सॉल्यूशन तो 100 डिग्री पे बॉईल हुआ, वो गर्म ही है, तो उसे कुछ समय के लिए रख देते थे हम लोग, 15-20 मिनट जो भी लगता था। जब वो थोड़ा हमें लगता था कि हाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो उसमें हम लोग HCl ऐड कर देते थे। लेकिन आप प्रैक्टिकली ये चीज़ है, आप थ्योरी में लिखोगे कूल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड देन ऐड HCl, उसके बाद HCl आपको डाल देना था। HCl के बाद शेक करना है अगेन वेल टू डिजॉल्व HCl, यानी HCl डाला आपने, बी केयरफुली करिएगा काम, HCl बहुत ही हार्ड होता है, एसिड होता है, आपको पता है। क्वांटिटी आपको 20 ml लेनी थी, मैंने बताया था। 20 ml HCl आप फिर उसमें पुट करोगे, पुट करने के बाद अगेन आपको शेक करना है 5 मिनट तक, ताकि आपका HCl पूरी तरह से उसमें डिजॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। अब अगेन उसके बाद हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे। चलो ये आपने लिखा होगा, आई होप यहाँ था शेक वेल अंटिल डिजॉल्व HCl, ठीक है। चलो आगे देखो क्या लिखना होगा आपको। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कूल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऐड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, यानी अब आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसी फ्लास्क को रखना है, वैसे ही और ठंडा होने देना है, और जब वो और ठंडा हो जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तब आपको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड उसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद स्ट्रॉपर वेल, यानी आपकी एलेनमायर फ्लास्क जो है ना, फ्लास्क को आपका जो स्ट्रॉपर है उसको बंद कर देना है, और स्टोर करना है इन डार्क फॉर 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन के लिए आपको स्टोर कर देना है डार्क रूम में, जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना आ रही हो। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको आना है, ऐड करना है 2 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड शेक फॉर ए मिनट, यानी नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में आप आओगे तो 2 ग्राम जो आपने एक्टिवेटेड चारकोल की क्वांटिटी रखी थी, उसे आप उसमें जो है फ्लास्क में ऐड करेंगे और शेक करेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद आपको फिल्टर करना है थ्रू वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर के द्वारा। किसके द्वारा? वाटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर के द्वारा आपको एलेनमायर फ्लास्क मिलेगा, उसमें आप उसे जो कोन जैसा बना लीजिए फिल्टर पेपर को, और उसके ऊपर से जो आप फ्लास्क में बनाए हैं सॉल्यूशन, उससे आप फिल्टर करेंगे तो आपको सिर्फ रिएजेंट आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ रिएजेंट का प्रिपरेशन किया जाता है। आपको समझ में आया होगा आई होप। So after the completion of reagent preparation, we are now going to the procedure of pass stain. दोस्तों जब हम पेरियोडिक एसिड या फिर सिर्फ रिएजेंट का प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर अगला जो हमारा टॉपिक आता है डेट इज़ प्रोसीजर ऑफ पास स्टेन। पास स्टेन आप किसी भी स्पेसिमेन में सैंपल पे किस तरह से करते हो, सो प्रोसीजर अब हमें जानना है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा प्रोसीजर में, डीपैराफिनाइज एंड हाइड्रेट विथ वाटर। Whatever we have slides for pass stain, firstly we are going for the deparaffinization. How we deparaffinize? By slide warming table, we hold the slide approximately 2 to 3 minutes to deparaffinize the specimen. After that we hydrate the specimen with distilled water. तो पहले स्टेप में क्या करना है आपको, जो भी आपका स्पेसिमेन है स्लाइड पे उसे डीपैराफिनाइज करोगे। कैसे करोगे? हॉट प्लेट होता है लेबोरेटरी में, वर्टिकल पोजीशन में स्लाइड रख देंगे हम, ताकि हमारे स्लाइड में जो भी पैराफिन है वो डीपैराफिनाइज हो जाए। आफ्टर डैट स्लाइड को पोर करना है वाटर में, ताकि स्लाइड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स टिश्यूज़ में पहुंच सकें। आफ्टर सेकेंड स्टेप में हमारा होगा ऑक्सीडेशन, जिसमें हम ऑक्सीकरण करते हैं।
ऑक्सीकरण किसके सहायता से करोगे? आप बोलोगे पेरियोडिक एसिड। सो इन द सेकेंड स्टेप वी ऐड 0.5% of the periodic acid solution for oxidation for 5 minutes। 5 मिनट के लिए अपने स्लाइड को पेरियोडिक एसिड सॉल्यूशन में प्लेस कर देना है, जिससे पेरियोडिक एसिड स्लाइड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट जो टिश्यूज़ में है उसको ऑक्सीडेशन कर सके। इन द थर्ड स्टेप रिंसिंग विथ डिस्टिल वाटर। एंड फोर्थ स्टेप इज एल्डिहाइडेशन। अब जो भी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, उसे हमें कन्वर्ट करना है किस में? एल्डिहाइड में। तो इसके लिए हम फोर्थ स्टेप यूज़ करेंगे, दैट इज़ एल्डिहाइडेशन। इसके लिए प्लेस द स्टेन इन सिफ रिएजेंट फॉर 15 मिनट्स विच टर्न्स लाइट पिंक कलर। अब हमें अपने स्लाइड को सिफ रिएजेंट में प्लेस करना है फॉर 15 मिनट्स टू एल्डिहाइडेशन, ताकि ये एल्डिहाइडेशन की प्रोसेस हो जाए और हमारी जो स्लाइड होगी वो पिंक कलर में नज़र आने लगेगी। इन द फिफ्थ स्टेज दैट इज़ वॉशिंग करना है। सो इन वॉशिंग वी यूज़ ल्यूकवार्म टैप वाटर, वॉश द स्टेन फॉर 5 मिनट्स एंड टर्निंग ए डार्क पिंक कलर यूजिंग ल्यूकवार्म टैप वाटर। ये नॉर्मली टैप वाटर है जिसका टेम्परेचर थोड़ा 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उसे हम ल्यूकवार्म टैप वाटर कहते हैं। उसकी मदद से वॉशिंग करना है 5 मिनट के लिए, और इससे क्या होगा, जो हमारी स्लाइड लाइट पिंक में थी वो डार्क पिंक पे नज़र आने लगेगी। इन द सिक्स्थ स्टेप ऑफ पास स्टेन वी आर गोइंग फॉर काउंटर स्टेनिंग। सो काउंटर स्टेनिंग हम कैसे करेंगे? हैरिस हेमेटॉक्सिलिन से या मायर्स हेमेटॉक्सिलिन से हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंटर स्टेनिंग कर सकते हैं। सो वी ऐड हैरिस हेमेटॉक्सिलिन फॉर 1 मिनट फॉर काउंटर स्टेनिंग ऑफ our tissue, our specimen. After completing the 6th step, we are going for 7th step, that is washing step, in which we wash our slide with running tap water for 5 minutes। यानी काउंटर स्टेन जब हैरिस हेमेटॉक्सिलिन के साथ आप कर लेते हो, उसके बाद 7th स्टेप हमारा वॉशिंग का होता है, जिसमें अपने स्लाइड को रनिंग टैप वाटर में 5 मिनट के लिए वॉश करते हैं। 8th स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होता है पास स्टेन का, जिसमें हम लोग डिहाइड्रेट करते हैं एंड माउंट करते हैं अपने स्लाइड को विथ ए सिंथेटिक माउंटिंग मीडियम। डिहाइड्रेशन किसके थ्रू करोगे आप? अल्कोहल के थ्रू करोगे। डिहाइड्रेशन में हम जल को निकालते हैं, यानी H2O रिमूव करते हैं अपने टिश्यूज़ से। जो हमने फर्स्ट स्टेप में हाइड्रेशन किया था उसी को हम लोग रिमूव करते हैं लास्ट स्टेप में, डेट इज़ डिहाइड्रेशन। और देन आफ्टर डैट डिहाइड्रेशन के बाद आप माउंटिंग करते हो with synthetic mounting medium, for example DPX। Result and interpretation, how we give the result, how we interpret it. So when we see in the microscope, glycogen, mucin, elastic fibers, thyroid colloids, basement membrane, bone cartilages and other carbohydrate products or components are stained pink or purple color. So whatever the carbohydrate product is present in the tissue, they all look like in pink or purple color. The nuclei stain green or blue depending on the dye used, whatever you use, Harris hemetoclin or Myers hemetoclin. After that the background stain blue in color. So result और interpretation में जो भी कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट हैं, प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, म्यूसिन, इलास्टिक फाइबर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये माइक्रोस्कोप में पिंक और पर्पल कलर में दिखाई देंगे। न्यूक्लियस स्टेन होगा ग्रीन और ब्लू कलर में, डिपेंड करता है कौन सा काउंटर स्टेनिंग आपने किया है, कौन सा डाई यूज़ किया है। आफ्टर दैट द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लू कलर में दिखाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट एंड हाउ वी इंटरप्रिटेट these carbohydrate or pass stain. Applications of pass staining. What are the uses of pass stain? यानी अब हम जानेंगे कहाँ पे हम पास स्टेन का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ये टेक्निक कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो पास स्टेन इज़ अ मल्टी फंक्शनल स्टेन, इसका बहुत सारे यूजेस हैं।
मेनली हम इसे साइटोलॉजी और पैथोलॉजी एंड फंगल स्टडीज़ में से पास स्टेनिंग हम लोग करते हैं, बिकॉज इन साइटोलॉजी दिस स्टेन हैज़ आल्सो बीन यूज्ड इन साइटोलॉजी to undifferentiated identification of tumors, hence used in the diagnosis of glandular carcinoma, which is called as adenocarcinoma. So for the identification of adenocarcinoma we use Pass stain, and in pathology department it is also used in the diagnosis of liver and kidney pathologies, liver and kidney disorders, defects. So this is done by Pass stain. Now fungal studies we also use Pass stain. So in Pass stain used to demonstrate in the fungal hyphae and each form of fungi in tissue samples to identify Candida albicans, Aspergillus fumigatus and Cryptococcus neoformans infections. So these are the fungus which we detect or identify by using the Pass staining technique. So I hope दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पास स्टेनिंग का, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ही चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेश्चन होता है तो हमें कमेंट में आप शेयर करिए। थैंक यू।